ये जो माफ़ी की बात की जा रही है, इसका पर्पस है अपने आप को उस सफरिंग की जड़ से मुक्त करना। सफरिंग से मुक्त नहीं करना, क्योंकि अगर किसी सिचुएशन विशेष से हमें मुक्ति चाहिए तो उस सिचुएशन विशेष में जितने लोग हैं उनकी बात को समझा और अपन ने उनके नज़रिए से उस बात को देखा और अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चलो जाने दो, और हम उस बात को ख़त्म कर देते हैं। परंतु ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ठीक कर देगा, पर सफरिंग जिसकी जड़ कहीं और है उसको ख़त्म नहीं करेगा। एक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, उसकी जगह दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी ख़त्म हो जाएगी, तीसरी आ जाएगी, एक के बाद एक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये चलता रहेगा। ये वही वाली बात है कि नल चालू है, पाइप कनेक्टेड है और उस पाइप में छेद है, तो हम उस छेद को भरें जिससे काम नहीं होगा। पानी कहीं न कहीं रास्ता बनाएगा और हम उसे टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं देना चाहते, हम तो सफरिंग की जड़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ह्यूमन लाइफ में, मनुष्य के जीवन में सफरिंग आती ही क्यों है? किसी कारणवश आती है, और वो कारण कर्म नहीं, हमने ये कर्म किया इसलिए हम सज़ा भोग रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं है। ये जो सफरिंग है, इसकी शुरुआत या इसकी जड़, इसका जो नल है जिसे बंद करना है, वो है अनकॉन्शियस गिल्ट। और अनकॉन्शियस गिल्ट का मतलब एक पर्टिकुलर तरीके की मानसिकता जो कि सही और गलत के ऊपर उठने को तैयार ही नहीं है। सही सही है, गलत गलत है। ये जो मानसिकता है, ये ईगो माइंडसेट है। इस मानसिकता से ऊपर उठने के लिए हमें एक अलग प्रकार की मानसिकता अपनानी पड़ेगी, जो आसान नहीं है, जो कि समय लेती है बैठने में, और जिसे हमें अपनी जीवन शैली बनानी होगी। तब जाकर हमारी मानसिकता बदलती है और हमने उस फाइल एंड फोल्डर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जहाँ से कि सफरिंग्स आती हैं। हर मनुष्य जन्म लेते ही ईगो का चश्मा धारण कर लेता है, क्योंकि अनकॉन्शियस गिल्ट को लेकर पैदा होता है। तो वो अनकॉन्शियस गिल्ट उससे एक प्रकार का चश्मा तो पकड़ाएगी, और वो चश्मा वास्तव में एक मानसिकता रूपी चश्मा है, जिसमें कि उस पर्टिकुलर परिवार, खानदान, दो मतलब पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ऐसे करते करते एक पूरी फैमिली ट्री की मानसिकता, सोचने का तरीका, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, फीलिंग्स या धारणाएं, सारी वो कलेक्टिव चीज़
सामूहिक वो जो चीज़ है वो है ईगो। ईगो मैं नहीं हूँ, परंतु जैसे ये चश्मा मैं नहीं हूँ, सपोज ये हरे रंग का चश्मा होता, ये चश्मा मैं नहीं हूँ, ये उतारा मैंने चश्मा, अब मुझे अलग तरीके से चीज़ें दिखेंगी, और मैंने ये हरा चश्मा धारण किया तो मुझे पर्टिकुलर चीज़ें नज़र आएंगी, चीज़ें हरी नज़र आएंगी, चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी, क्योंकि वो धारणा मेरे अंदर आ चुकी है। तभी मैंने इस परिवार में, इस खानदान में, इस फैमिली ट्री में जन्म लिया है। तो पर्टिकुलर काइंड ऑफ माइंडसेट, यानी वो फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑलरेडी है, पर मैं निर्णायक हूँ उस पेन ड्राइव के लिए। मेरे साथ गलती ये हो गई कि मैं पैदा होते ही मुझे ये चश्मा पकड़ा दिया गया, खानदान के नाम पर, फैमिली के नाम पर, किसी भी चीज़ के नाम पर, और इसे धारण करने के बाद अब मेरी नज़र साफ नहीं रह पाएगी। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, सिर्फ आपकी कहानी नहीं, सिर्फ इसकी कहानी नहीं, सिर्फ उसकी कहानी नहीं, ये हर मनुष्य की कहानी है। ये चश्मा ना होता तो मैं और मेरी वास्तविकता जो ईश्वर का अंश है, आपने वो चश्मा धारण नहीं किया होता तो मेरी वास्तविकता आपकी वास्तविकता से बात करती, और आपकी वास्तविकता दूसरे के वास्तविकता से बात करती अगर उसने वो चश्मा धारण ना किया हो। तो जब हम इस चीज को समझते हैं कि लाइफ में भले ही व्यक्ति हत्या कर दे, किसी की चोरी करे, ये करे, वो करे, कुछ भी करे, फ्रॉड करे, दुनिया भर के जिन चीज़ों को हमने लेबल्स दे रखे हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, बहुत गलत किया, पर चलो जाने दो, कुछ भी, वो सारे के सारे A to Z, हर थॉट, हर फीलिंग, हर एक्शन, हर बिहेवियर, हर माइंडसेट उस पर्टिकुलर ईगो का सामान है। आपका ईगो पर्टिकुलर ईगोज को अपने अनुभव में आमंत्रित करेगा। आपका ईगो पर्टिकुलर तरह के ईगोज को आपके अनुभव में लाइफ सिचुएशंस के रूप में बुलावा भेजेगा। हर वो व्यक्ति जो उसको मैच करता है वो आएगा। आप पुराने टाइम में रेडियो होते थे, हम रेडियो चलाते थे तो हमें वो फ्रीक्वेंसी करनी पड़ती थी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक पर्टिकुलर स्टेशन है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर दूसरा स्टेशन है। अगर मेरे पास एयरटेल का सिम मेरे फ़ोन में है तो मैं एयरटेल के टावर से ही पकड़ूंगी, मैं रिलायंस का मैटर नहीं पकड़ूंगी, वो टावर नहीं होगा। उसी तरीके से हमारा वो ईगो वो सामान है, सामान मतलब उसमें थॉट सिस्टम, फीलिंग, आइडिया, जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ भी, और उसी के माध्यम से मैं लाइफ को देखूंगी, लाइफ को अनुभव करूंगी। और यही हैं वो फाइल्स एंड फोल्डर्स जो गलत नज़र की वजह से इंसान जो कि ईश्वर का तत्व है वह भटक कर कुछ और कर बैठा जो कि सामान्यतः वह नहीं करता। ये छोटे से छोटा बिहेवियर जो हम अपने पेरेंट्स का देखते हैं अपने घर में, या हम दूसरों के साथ करते हैं, या हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं, या हमारे परिवार वाले मित्रगण हमारे साथ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैच करती हैं आपको। कहीं ना कहीं हमने उन सारे लोगों को
अपने अनुभव में बुलाया है, और इसी को हिंदुइज्म में ऋण अनुभव कहते हैं। तो ये जो है ऋण है, एक प्रकार का ऋण है। तो ये ऋण इसलिए है क्योंकि चश्मा पर्टिकुलर तरीके का है। ऋणानुबंध, हम बंध गए ऋण में, ऋणानुभव, बंध कर हमें पर्टिकुलर तरह के अनुभव ही मिलेंगे। पर बात यह है, ठीक है मिल गए जो मिल गए, अब इससे छूटे कैसे? छूटने का तरीका ये है कि हम उस मानसिकता पर आ जाएं जहां हम इस चीज को यहां से नहीं, वो बिल्कुल दिल की गहराइयों तक समा जाना चाहिए कि सामने वाला जिसने गलत किया वो है बड़ा सही व्यक्ति, है बड़ा सही व्यक्ति, परंतु वह मिसगाइड हो गया, उसकी नज़र साफ नहीं रह पाई। उसने भी चश्मा धारण कर रखा है, जैसे मैंने धारण कर रखा है, उसने धारण कर रखा है, उसने धारण कर रखा है, हर मनुष्य ने धारण कर रखा है। और उस चश्मे के रहते हुए वह 4 बार सही कर बैठा, एक बार उससे ये गलती हो गई। अब हम उस गलती, चलो तुमने गलत किया और मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसके ऊपर उठकर जब हम उस चीज को नगण्य कर देते हैं कि नहीं तुम, ये तुमने नहीं, तुम अलग हो, तुम वो पेन ड्राइव नहीं हो। उस पेन ड्राइव में 2 तरह के फोल्डर्स हैं, ईगो फोल्डर्स और ईश्वर तत्व वाला फोल्डर्स। जो सही सोच है, ईश्वर हमें जैसे देखता है, तुमसे बस ये गलती हुई कि तुमने ईगो वाले चश्मे को धारण करना प्रिफर किया, और अब तुम्हारे बस में ही ये बात नहीं रही। तुम जैसे चले, कभी सही भी चले, कभी वैसे भी चले, कभी गलत भी हो गया। गलती तुमने नहीं की, पर तुमने चश्मा धारण करने की वजह से तुम्हारा जो नजरिया था वह साफ नहीं रह पाया। जैसे हम गाड़ी में बैठे हो, विंडशील्ड है जिसमें धूल चढ़ा हुआ है, तो विंडशील्ड के बाहर जो है वो दिखता नहीं है साफ। विंडशील्ड तो विंडशील्ड है, आप उसके ऊपर धूल साफ कर देते हैं तो आपको साफ नजर आता है। तो वही वाली बात है, हम सामने वाले, ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, हमेशा अच्छा करता है, पर उसने किसी और के साथ कुछ गलत कर दिया, तो हम आसानी से समझ पाते हैं कि नहीं है तो बड़ा अच्छा इंसान, पता नहीं क्यों इसने ऐसा कर दिया, पर है बड़ा अच्छा व्यक्ति, हम मान रहे हैं। अब हमने क्या किया, हम देखना नहीं चाह रहे कि उसने क्या गलत किया, हमें पता है, हमारा दिल जानता है कि एक बहुत ही बढ़िया इंसान है, पर पता नहीं क्या हुआ, उसकी बुद्धि फिरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट उसने ऐसा कर दिया। सोच नहीं सकते थे कि ऐसा करेगा या करेगी, पर इसने ऐसा कर दिया। तो हम उस सामने वाले व्यक्ति की गलती की तरफ एक्चुअली अटेंशन देना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, नहीं कोई नहीं, नज़रअंदाज कर दे। अब हमने क्या किया, हमने उसकी सच्चाई को देखना पसंद किया, उसके अंदर के उस ईश्वर तत्व को देखना पसंद किया, और हम यहाँ आके रुक गए कि पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, पर चलो जो भी, वो तो गिनने लायक बात भी नहीं है, छोड़ो उसके बारे में, तो मुझे बात भी नहीं करनी, जाने दो। मेरी नज़र में तो ये व्यक्ति ऐसा है और पॉजिटिव, बहुत अच्छा। हम ये दूसरों के साथ जिनसे हमें बहुत स्नेह होता है, बड़ा लगाव रहता है, हम आसानी से कर लेते हैं।
पर जब वही व्यक्ति हमारे साथ कुछ करता है तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने 4-6 बार जो अच्छा किया वो सारा ज़ीरो हो जाता है। इसने ऐसा मेरे साथ किया ही कैसे? बल्कि हमारे सोचने का आधार ये हो जाता है कि जब इसने मेरे साथ इतनी बार इतना अच्छा किया तो मेरा तो हक है इस पर भरोसा करने का कि ये तो हमेशा मेरा साथ देगा, और इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करके एक तरीके से मेरे पीठ पे छुरा भोंक दिया। अब हम उस परीक्षा में फेल हो गए। पेन ड्राइव के फाइल या फोल्डर को करेक्ट करने में हम फेल हो गए। अगर हम यहाँ पर आ पाते कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौके के रूप में आया है कि तुम्हारे अंदर कुछ करेक्शन मांग रहा है, उसे करेक्ट कर लो। ये हम नहीं सोच सकते क्योंकि हम अपने इमोशन से, और हमारा चश्मा फटाफट ऑल द टाइम रेडी रहता है। जैसे ही हमारे ऊपर कोई खतरा, किसी तरीके का नेगेटिव कुछ आता है, हमारा एंटीना अप है। अब हम एक पर्टिकुलर तरीके से ही सोच पाएंगे। चश्मा है हमारे ईगो वाला चश्मा, नहीं उसने गलत किया मेरे साथ उससे मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी और उसने ऐसा कर दिया। या किसी के साथ भी हमें 4 लोग मिल जाएंगे, 6 लोग मिल जाएंगे, 8 लोग मिल जाएंगे, 20 लोग मिल जाएंगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ईगो आपको, मुझको, सबको हमेशा विक्टिम के पोजीशन में रखना चाहता है। मेरे साथ गलत हुआ। जब तक मैं मेरे साथ गलत हुआ की भावना को पाल सकूं अपने अंदर, तब तक मेरा ईगो मेंटेन्ड है। और उसके साथ 2 चीज़ें मेंटेन्ड हैं, गुस्सा और जिसको हम कह रहे हैं माफ़ ना कर पाना। एक्चुअली लगता है हम उसको माफ़ नहीं कर पा रहे, उसको माफ़ नहीं कर पा रहे। सच्चाई है हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे। पहली बात, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे अंदर भी वही प्रवृत्ति है। अगर इंसान बहुत परेशान है, वो अपनी लाइफ से जूझते जूझते परेशान हो गया, सपोज मैं उस स्थिति में हूँ, तो मैंने आपके साथ 7-8 बार बड़ा अच्छा किया, तो एक आध बार ऐसा भी होगा जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं आपका साथ नहीं दे पाई, पर आपको तो वही खटकेगा उस समय, क्योंकि आप उस समय ये नहीं समझ पा रहे कि ये व्यक्ति, इस पे क्या बीत रही है, या ये किस स्थिति से गुजर रहा है, या क्या हो रहा है। और अगर संभवतः आप उस समय मेरी जगह होते तो आप भी उतने परेशान होते, ये होते तो आप भी शायद ऐसा ही कुछ करते। ये हम नहीं मानते। इसलिए ये एक ऐसी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, जो हर इंसान के अंदर बीज के रूप में मौजूद है। अगर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हो सकता है मैं ना कर सकूं। ये संभावना हर इंसान के साथ है जब तक वो ईगो से चल रहा है, क्योंकि वो डरा हुआ है, चिंतित है, परेशानियों से घिरा हुआ है और उसको उससे निकलना आ नहीं रहा। फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हारने लग जाता है, डरता है, डिप्रेशन जैसी स्थितियों की तरफ वो जा रहा है। वो खुद की सोचे या वो आपकी सोचे, दूसरे की सोचे, और अपना इमेज मेंटेन करने की कोशिश करे, ये सामने वाला ही नहीं, हर इंसान। मैं उस जगह पे रहूंगी तो मैं भी यही करूंगी, और आप उस जगह पे रहेंगे तो आप भी वही करेंगे, क्योंकि आपके हालात आप पर हावी हैं। तो उस समय जब किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, उस समय हम अपने अहम को एक तरफ छोड़कर कि हमारे साथ कितना गलत हुआ, हाँ, अगर हम अपने अहम को एक तरफ छोड़ दें, ईगो को छोड़ दें, और हम ऊपर उठकर सोच सकें कि नहीं, इस व्यक्ति ने किया ही इसलिए है क्योंकि संभवतः
ये जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आपका ध्यान अब उस पर जाता है और आप ये डिफरेंस कर पाते हैं कि इसके अंदर भी दो एजेंट्स हैं। एक वो ईश्वर तत्व वाली एजेंसी है जिससे वो काफ़ी दूर शायद आ चुका है, और वो ईगो वाली एजेंसी से काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी सफरिंग है, उसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अपनी प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहा, वो भी एक माया जाल में उलझा हुआ है जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा, और इसीलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाता। अगर ये सोच रख कर हम उस एक्सरसाइज को करें जो हमने वीडियो नंबर 4 में देखा था, मेरी तरह वह भी, और दिल से उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, तो अब हम अपने ईगो को छोड़ने का पहला स्टेप ले रहे हैं। इन 12 वीडियोस को आप बार 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 देखें जब तक ये आइडियाज़ बैठ ना जाएं, क्योंकि पूरी तरह से सफरिंग से मुक्त होने का काम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। आपके अंदर की एनर्जीज़ बदलनी है, और एनर्जीज़ तब बदलती हैं जब सोच बदलती है। और अगर वो पेन ड्राइव वाली बात अच्छी तरह से बैठ गई हो, क्योंकि कई वीडियोस में पेन ड्राइव को समझाया है, तो फिर ये नेक्स्ट दूसरे को माफ़ करना और अनकॉन्शियस गिल्ट और ईगो, अगर ये 12 वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बार बार देखने से ही समझ में आएगा, तो हम अगले कोर्स पर जा सकते हैं जिसमें कि ईगो को छोड़ना क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसमें क्या समझना होता है, और फाइनली उसे छोड़ना, ताकि सफरिंग से फाइनली मुक्ति मिल जाए। इन 12 वीडियोस को आप बार बार देखते रहें, और थोड़े से टाइम गैप में 15 दिनों में 20 दिनों में आप जब इसको खूब प्रैक्टिस कर लेंगे और ये बिल्कुल दिल दिमाग में बैठ जाए, तो हम इससे अगले लेवल पर चल सकते हैं, जिसको प्रैक्टिस करके सफरिंग से मुक्ति मिल जाएगी।